वेल्थ क्रिएशन समिट में आज के पहले फायरसाइड चैट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जिनके साथ मैं हज़ारों नहीं तो सैकड़ों इंटरव्यू तो कर ही चुका हूँ, लेकिन ख़ास बात यह कि हर बार जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ तो कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ हटकर सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जो मैक्रो और माइक्रो दोनों को बखूबी समझते हैं, दुनिया भर के बाज़ारों को और भारतीय बाज़ारों को बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। आप बात इक्विटी की कर लें या फिर दूसरे एसेट क्लासेस की जिसमें डेट हो, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, सब पर बड़ी गहरी पकड़ है। और आपने क्योंकि जी बिजनेस पे हमेशा इन्हें देखा है, सुना है, वो इंटरव्यूज़ आपने हिंदी में देखे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उनकी गज़ब की पकड़ है। और सबसे बड़ी बात, जितना अच्छा बोलते हैं उतना ही अच्छा लिखते भी हैं। जी हाँ, स्वागत करिए गोल्ड मेडलिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे साथ नवनीत मनोज साहब हैं जो HDFC म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय दें। गोल्ड मेडलिस्ट नीलेश भाई है, मेरी लास्ट रैंक थी। हाँ, रैंक किस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कह सकते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी। नवनीत जी देखिए, आज ज़्यादा कुछ खास मुझे आपसे पूछना नहीं है, दो तीन छोटी सी बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँ। पहला तो सिंपल ये है कि और बहुत पैसा बनेगा ना, बनेगा तो बहुत ज़्यादा बनेगा ना, और बहुत लंबे समय तक बनेगा, ये दो तीन चार चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले लोग ये समझना चाहते हैं कि 25,000 हो गया है निफ्टी, बाजार इतना तेज हो गया है, हम तो 2020 में लगाना चाहते थे, मिस करके 2025 आ गया, 25,000 भी हो गया, लेट तो नहीं हुए ना? तो सबसे पहले तो अनिल जी की वर्षगांठ है अगले हफ्ते, तो आप अगले 55 वर्ष भी भारत के निवेशकों का, भारत की अर्थव्यवस्था का और इस देश की सेवा करते रहे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है और इसी तरह से आप सभी का मार्गदर्शन करते रहें अगले 55 वर्षों तक। तो बहुत बहुत बधाई थोड़ी सी एडवांस में दे दूं मैं। आपने पहले भी कहा कि ये तो मंदिर है कैपिटल मार्केट का और आइकॉनिक जगह है। भारत का बड़ा इतिहास रहा है 150 साल से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और उसके पहले भी 1800 अभी, क्योंकि आजकल अमेरिका और भारत की काफ़ी न्यूज़ चलती रहती है, ट्रेड की, टैरिफ्स की, ये सब। मैं बताऊं आपको कि 1860 के दशक में अमेरिका में सिविल वॉर था, जैसे अभी इतनी प्रॉब्लम चल रही है सब टैरिफ्स वगैरह की, तो भारतीयों ने हमेशा फ़ायदा उठाया है। कहीं पे भी कुछ भी अगर ऐसी विश्व में तकलीफ हुई है तो हमने बहुत सहायता करी है, लेकिन कमर्शियल तरीके से देखें तो कोई भी अगर एक चैलेंज आया तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है। तो अमेरिका में सिविल वॉर था और उसकी वजह से वहाँ कॉटन की शॉर्टेज हो गई। तो भारत में कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो भारत ने बहुत कॉटन भेजा वहाँ पर, तो कपास बहुत भेजी। उस कपास की वजह से बहुत पैसा आया भारत में। तो बम्बई में रियल एस्टेट में सबसे बड़ी तेजी जो आई थी वो 1860 के दशक में, 150 साल पहले में भी। और बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियां लिस्ट हुई वो साल में। तब तो जैसा वो सुनील बता रहे थे कि यहाँ पे वो बनियन ट्री के नीचे नेटिव शेयर स्टॉक ब्रोकर था, पर वहाँ पे ट्रेडिंग होती। तो हमारा एक ऐसा इतिहास रहा है और मुझे लगता है कि अगले 100-150 सालों तक वापस हमें वही समय देखने को मिलेगा जब हम भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, विश्व के सबसे बड़े पूंजी बाजारों में रहेगा। जब अभी पिछले हफ्ते ही जैसा नीति आयोग ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, $4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी हो गई है, और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 में हम सब भारत को एक विकसित भारत बनता हुआ देखेंगे, तो उस समय जब 20, 25, 23, पता नहीं, डिपेंड करता है 1-2% ऊपर नीचे ग्रोथ कैसी रहती है, तो अगर 25-30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हुई, आज $4 ट्रिलियन की इकॉनमी पे हमारा करीब मोटा मोटी 5 ट्रिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। मुझे लगता है भारत की जैसी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका जैसा एक ही मार्केट, दूसरा है पावर, जो कंपाउंडिंग स्टोरी है, तो उस समय कम से कम 25-30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट रहेगा। तो अगर 25 है तो 20 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, 20 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ क्रिएशन। अभी जो 22 साल में हो, 25 साल में हो, 2 साल आगे अभी से पीछे 5 फर्क गुना नहीं और पड़ता। होगा। तो आप सोचो अभी इतना पैसा और बनना है, अब उसमें हमें निर्धारित करना है कि हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य HDFC म्यूचुअल फंड का कि आपके साथ जुड़े इस वेल्थ क्रिएशन समिट में। हमारा तो मिशन ही यही है, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, टू बी द वेल्थ क्रिएटर फॉर एवरी इंडियन, कि ये जो एक इकोनॉमी की ग्रोथ होएगी, $4 ट्रिलियन से जो एक 25-30 ट्रिलियन डॉलर की जो जर्नी बनेगी, उसमें ना सिर्फ हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, नीलेश भाई बैठे हैं, हमारे बाजार के और लोग बैठे हैं इंडस्ट्री के,
ना सिर्फ हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करें, कैपिटल फॉर्मेशन को सपोर्ट करें, बल्कि दूसरी तरफ ये भी कोशिश करें कि उस ग्रोथ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को मिल सके। और अभी आप ₹250 पर महीने लगाकर भी उस ग्रोथ का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इसे सिर्फ इस तरह से न देखें कि अगले 20-25 साल में 4 या 5 गुना वेल्थ बनेगी। क्वांटम ऑफ वेल्थ, जितना पैसा बनने वाला है, क्योंकि एक तो 100 रुपये 4 गुना होके 400 रुपये हो जाए और 1 लाख रुपए 4 गुना होके 4 लाख हो, तो एडिशनल वेल्थ जो बनेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फिरोज भाई बताएंगे फंड का तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इतिहास बता सकता हूं। अनिल जी कई बार पहले भी बताया होगा कि पिछले 30 वर्षों में HDFC फ्लेक्सी के फंड में जिसने 10,000 रुपये महीने के लगाए उनके 20 करोड़ से ऊपर हो गए। हाँ, नाउ एज अ रेस्पॉन्सिबल फंड मैनेजर, क्योंकि मैंने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बताया, इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली, पास्ट रिटर्न्स आर नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। वो एक समय था इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, ब्याज की दरें ज़्यादा थी, पर एक बताता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, क्या हो सकता है अगर आप नियमितता से निवेश करें तो अगर 10,000 रुपये महीने लगाते लगाते तो कितने हुए, 30 साल में 36 लाख रुपए लगा दिया आपने, that's it. और आज के आपके स्टेटमेंट पर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको दिखते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही वापस अगले ठीक 30 बात साल है। में बनेंगे, एक वापस रिपीट कर रहा इंडिकेशन हूँ कि है। एक सिर्फ ये दिखाता है कि नियमितता से क्या हो सकता है, अनुशासन से क्या हो सकता है, इस देश की इस अर्थव्यवस्था पर विश्वास रखने से क्या हो सकता है, और वो विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। पिछले 30 वर्षों में बहुत उतार चढ़ाव है, दुनिया में बहुत कुछ हमने देखा, जैसा आज देख रहे हैं लोगों को डर लग रहा है, ऐसा तो बहुत बार डर लगा होगा, लेकिन जो डरे नहीं और टिके रहे, उनका परिणाम क्या हुआ। तो नवनीत जी, ऐसा अगले 20-25 सालों में क्या बदल जाने वाला है कि हम 20-25 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ बनाएंगे? एक जेफ बेजोस का है कि लोग मेरे से पूछते रहते हैं क्या बदलेगा, क्या चेंजेस होंगे, और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ क्या नहीं बदलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। अब कुछ वर्षों पहले तक इंटरनेट भी नहीं पता था। हमने जब शुरू में शुरुआत करी तो हम तो यहाँ से भाव कॉपी खरीदते थे, नीचे से राइट। पेपर का सर्टिफिकेट लेके आते थे ट्रांसफर डीड के साथ, उस पर स्टैम्प लगाते थे, ट्रांसफ़र के लिए भेजते थे, 6 महीने बाद ट्रांसफ़र होके शेयर आते थे। अब पूरा चेंज हो गया, आप शेयर लेते हो और अगले दिन तो आपके अकाउंट में आ गया, पैसा डेबिट हो गया और सब कुछ हो गया। तो वो परिवर्तन होते रहेंगे, पर जो नहीं बदलेगा, मुझे लगता है कि ये जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है भारत की, कि अगले 20-25 सालों में, मोटा मोटी अगले 20-25 सालों में करीब 17-18 करोड़ लोग भारत की वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे। 17-18 करोड़ लोग भारत की वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे, और उतने ही लोग चाइना की वर्कफोर्स से निकल जाएंगे। जितने लोग भारत में वर्कफोर्स ज्वाइन करेंगे, उतने लोग चाइना की वर्कफोर्स से निकल जाएंगे। तो अगले 25 साल अगर आप विश्व को देखोगे, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस यही है और सबसे बड़ी लेबर सप्लाई भी यही है। और जिस तरह का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, जिस तरह का हमने रिफॉर्म्स पर काम किया है, जिस तरह का हमने ईज़ ऑफ लिविंग हो या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम किया है, तो अगले कई वर्षों तक अगर अर्थव्यवस्था अच्छी करती रहती है, और जैसा मैंने कहा कि अमेरिका जैसा, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर अर्थव्यवस्था एक अच्छी गति से बढ़ती रहती है, और अगले कई वर्षों तक मुझे लगता है अब हमारे जीवन में यही इकोनॉमी रहेगी जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। एक यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर है, एंटरप्रेन्योर है जो उस ग्रोथ को कन्वर्ट कर पाते हैं उनके रेवेन्यू में और उनके प्रॉफिट में। एक शेयर बाजार है, थैंक्स टू BSE, NSE, थैंक्स टू सेबी, थैंक्स टू डिपॉजिटरी, थैंक्स टू पीपल लाइक यू, पीपल लाइक अस। क्या ब्यूटीफुल अमेजिंग कैपिटल मार्केट हमने बनाया इस देश में, कि वो जो ग्रोथ है उनकी, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर तक पहुंचती है। आप एक शेयर भी खरीदते हो तो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, 100 रुपये महीने के SIP कर रहे हो वो भी मिल रहा है। तो ऐसा बहुत कम देशों में हुआ है। आई थिंक यही स्टोरी है भारत की, कि ग्रोथ होएगी और ग्रोथ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबको लॉन्ग टर्म स्टोरी पर भरोसा है, सबको समझ में भी आता है कि हाँ, अल्टीमेटली तो बाजार अच्छे होते हैं, इक्विटी में पैसा बनता है, लेकिन वो बीच बीच में जो झटके लगते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले सितंबर के बाद से लगा, अब वापस थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बेहतर है। मार्च 2020 में ऐसा हुआ, तो उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पता है पैसा सबसे ज़्यादा यहीं बनेगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए? अभी आपने वीडियो दिखाया, हम लोग आए तब, आप वो 24 मार्च को मनाते हैं ना, क्या वेल्थ कहते हो आप क्रिएशन डे उसको, मनाते वेल्थ हैं। क्रिएशन और वाला। उस समय क्या हुआ तो आप नवनीत वो जी? दिन याद करिए, वो जो 15-20 दिन थे, राइट? अभी ऐसा लग रहा था कि ओ, दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल दुनिया ही खत्म हो जाएगी, मानवता का ही अंत हो जाएगा, ऐसी स्थिति थी, राइट? पूरा लॉकडाउन हो गया। वहां पर 24 मार्च को आपने कहा, और हम कई जनों का जो यहाँ बैठे, हमारा सौभाग्य था, हमने भी कहा निवेशकों को कि मानवता भी रहेगी, देश भी रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, और यही मौके होते हैं। तो 7700 वाला निफ्टी जो 12
18,000 का निफ्टी था फरवरी 2020 में, वो 7700 हो गया। 7700 वाला आज कितना है, 24,000 के आसपास है, 25,000। राइट? तो आपका 3 गुना पैसा हो गया। तो अब उससे बुरा हो सकता है क्या? जो हम, अगर मैं आपको उस समय बोलता अनिल जी, फरवरी 2020 में, कि अगले 4-5 सालों में आप इतना बड़ा ये विश्व का 100 साल का सबसे बड़ा हेल्थ क्राइसिस देखोगे, विश्व का 100 साल में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस देखोगे, कि इंडिया में भी रिसेशन आ जाएगा, 200 कंट्रीज़ में रिसेशन हो जाएगा, ऐसा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस दिखेगा आपको। यूरोप में वॉर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वॉर हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है, यूएस चाइना, क्या-क्या नहीं हो रहा है। ऐसा सोशल क्राइसिस हो जाएगा, ऐसा क्लाइमेट क्राइसिस हो जाएगा, कुछ भी हो रहा है कहीं पे भी दुनिया में। तो आपको लगता है कि यार ये तो एफडी करा के छोड़ देते हैं, मतलब किसी निवेशक को लगेगा, आपको तो नहीं लगा, आपने तो कहा कि लगाना चाहिए, तो वो एफडी कर देनी चाहिए। लेकिन आज अगर आपने भरोसा रखा तो वहाँ से भी डबल हो गया, इतना देखा तो भी। ट्रू। और नीचे में अगर आप लगाते रह गए एसआईपी, तो और भी बड़ा पैसा बन गया। तो हुआ ये कि 24 मार्च 2020 को जब मार्केट ने बॉटम बनाया, 7,610 का निफ्टी था उस दिन, मुझे अच्छे से याद है। और उस दिन मैंने शो किया था, मैंने कहा भी था कि आज मैं अपने पोर्टफोलियो का 40% डाल रहा हूँ, आज तक मैं 80% इन्वेस्टेड हो जाऊंगा और शायद 7,200 तक आएगा तो बाकी 20% भी डाल देंगे। उसके बाद हुआ है कि फॉर्चुनेटली मार्केट चल पड़े। अगले साल हमारी टीम में चर्चा चल रही थी मार्केट में, 24 मार्च आ रहा है, बड़ा मनहूस दिन था यार। मार्केट में इतना बुरा हाल, नीचे के सर्किट लग रहे हैं 23 मार्च को, ये सब। फिर मन में हमारा ख्याल आया कि अगर वाकई में उस दिन किसी ने नया निवेश किया होता तो सबसे ज़्यादा पैसे तो उसी के बनते, राइट? सो क्यों हम इसे मनहूस दिन माने, क्यों इसे खराब दिन माने? क्यों नहीं हम पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें कि बजाय ऐसे समय में आप डरें, ये समझिए कि ये सही मौका है पैसा लगाने का। और तब से हमने हर साल वेल्थ क्रिएशन। तो जो एसआईपी वाले निवेशक हैं, उनको तो रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि बाजार नीचे ही रहे, राइट? आपको तो अगले 20 साल पैसा लगाना है, तो आप तो जितनी ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करें उतना आपके लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज अभी तो आप एक्यूमुलेशन फेज में हो, पैसा तो आपको बाद में चाहिएगा। और जीवन की लॉन्जिविटी इतनी बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई, तो आपको बहुत लंबे समय तक पैसा चाहिएगा, 30, 40, 50 साल तक पैसा चाहिएगा, जैसे मैंने आपको कहा। और बहुत विश्वास के साथ कहा अनिल, जैसे मजाक में नहीं कहा कि अगले 55 साल आप सेवा करेंगे देश की। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 55 से 110 साल। तो जिस तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद निवेशकों को खुश रहना चाहिए। अगर जितना बाजार अगर ऐसा फ्लैट रहे और थोड़ा सा नीचे हाँ, रहे, मेरा पैसा पूरा इन्वेस्ट हो जाए फिर बढ़े, है ना? तो देश का पैसा निवेश होने में तो बहुत टाइम है अभी। 140 करोड़ लोगों में से हमारे पास तो अभी 5.25 करोड़ लोग ही हैं। पूरे शेयर बाजार में बाकी लोग भी गिन लोगे, थोड़े से और हो जाएंगे, तो अभी बहुत लोगों के निवेश होने बाकी हैं। ये बात तो सही है। और लोग धीरे धीरे अगर इसी प्रोसेस से लगाते रहे। एक और चीज़ जो है वेल्थ क्रिएशन में, कई लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएंगे तो बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। ऐसा डायरेक्ट इक्विटी में, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वेल्थ ज़्यादा बनेगी, ये सच है या मिथ है? ये 6 महीने के बाद भी लग रहा है ऐसा किसी को? कोई है इधर यहाँ पर? किसको दिख रहा है? अनिल जी देखिए, मतलब यहाँ और भी फंड मैनेजर्स बैठे हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री ने डिलीवर किया है, आज मुझे लग रहा है कि ये पिछले 6 महीने का जो करेक्शन था वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। हमने भी बोला है, साल भर पहले जब भी आपके शो पर आए, हमेशा कहा है कि बाजार में वैल्यूएशन ज़्यादा है। सब कुछ अच्छा है, इंडिया का मैक्रो अच्छा है, इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सोशल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बैलेंस शीट अच्छी है, बट वैल्यूएशन ज़्यादा है। और ग्रोथ के हिसाब से, और थोड़ा सा ग्रोथ में डिसअपॉइंटमेंट आया, वैल्यूएशन ज़्यादा थे तो करेक्ट होना लाजमी था। पिछले 6 महीने में हमने करेक्शन भी देखा, अभी थोड़ा सा वापस बाजार में रिकवरी आई है। लेकिन ये तो पक्का है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर निवेशक जिन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है और म्यूचुअल फंड में भी लगाया, उनका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड के साथ ज़्यादा अच्छा रहा है। अच्छा, आप तो अभी चूंकि एमडी के रोल में, तो आप डे टू डे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शायद नहीं देखते, राइट? में आप पूरा कंपनी चलाते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप फंड मैनेजर भी रहे हैं। आपने डेट भी बहुत नज़दीकी से देखा है, इक्विटी भी देखा है। क्या ऐसी खास चीज़ें आपने अपने अनुभव से आप हमें बता सकते हैं कि जो वेल्थ क्रिएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो स्मिता ने पहले बता दिया, मैं वो रिपीट करता रहता हूँ। एसटीपी। एसटीपी वाला, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, कोई फॉर्मूला नहीं अनिल जी इसके अलावा। एसटीपी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप एफ कर लीजिए, आप ट्रेडिंग कर लीजिए, आप चाहे जो इधर उधर हाथ पैर मार लीजिए, कहीं पे भी पैसा यहीं बनता है। अभी 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वापस बताऊंगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। आप बोलोगे कि यार आपका नाम लिखा है, मतलब फंड बार ना बार ना ना, बताए ऐसा जा रहे नहीं हो। है। मैं चाहूंगा कि फिरोज बताए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को विश्वास भी ज़्यादा रहेगा। हम्म, सो दी
एक ही अच्छा आपने अगर सही निवेश कर दिया, आपने अपनी ज़रूरत को समझ लिया, किसके लिए निवेश कर रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो एक बार डिसाइड कर दिया, अपना असेट एलोकेशन कर दिया, उसके बाद फंड सेलेक्ट कर लिया और उसमें नियमितता से निवेश करते चले गए। उसको समय देना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब ऐसा न्यूज़ फ्लो आता है, जैसा आपने बताया पिछले कई महीनों में, तो आपका वो विश्वास डगमगा जाता है। वो विश्वास नहीं ही हिले, उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक एडवाइज़र रख लीजिए। आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को रखिए, जो उस समय पर आपको आपके विश्वास को डगमगाने नहीं दे। और जब 1 साल पहले ऐसा बाज़ार था, जब आपको लग रहा है कि हर 3 महीने में पैसे डबल हो सकते हैं, तब आपके उस एंथुसियाज़्म को भी थोड़ा टेम्पर कर सके कि ऐसे पेड़ उगते नहीं हैं ऊपर। तो दोनों साइड पर जो आपको ग्रीड को और फ़ियर को कंट्रोल करा सके, आई थिंक ऐसा अगर रख लेंगे तो बाकी काम अपने आप आसान हो जाएगा। ये बात सही है कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए अपने एक डॉक्टर को रखते हैं, लीगल ज़रूरत पड़ जाए तो आप एक अच्छा एडवोकेट रखते हैं, कोई और काम हो तो आप प्रोफेशनल को हायर करते हैं, वैसे इस काम के लिए भी प्रोफेशनल रखेंगे और फंड मैनेजर्स आपके लिए होंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक और चीज़ जो डिस्कशन होती है, एक तरफ आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए अलग अलग एसेट क्लास में, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन में ये तो ठीक है, रिस्क कम हो जाती है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन या बड़ा पैसा बनने में समय ज़्यादा लगता है। क्या ये सही है? किसी ने मेरे को बताया था, मेरे को बराबर याद है कि नहीं, मैं देखता हूँ कि extraordinary wealth can be created by knowledgeable concentration. Moderate wealth can be created by professional diversification. Ordinary wealth can be created by excessive diversification. And wealth destruction can happen through आई मीन आपने कोई एक्सट्रीम कंसंट्रेशन कर दिया विच वाज नॉट नॉलेजेबल, या आपने और कोई गलती कर दी। तो मॉडरेट वेल्थ बनाने के लिए, और हम ऐसे देश में ऐसे समय पर हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था और जहाँ का मार्केट आपको ऐसा रिटर्न देगा कि अगर आपने प्रोफेशनल डाइवर्सिफिकेशन कर लिया फंड मैनेजर के जरिए, तो वो भी आपका एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है लंबे समय में। अब मैं वापस तीसरी बार में रिपीट नहीं करूँगा, अगर आपको 30 साल में ऐसा दिखा कि अगर एक डिसिप्लिन तरीके से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपने निवेश किया और उसका ऐसा रिटर्न आ गया, तो फिर उससे ज़्यादा और कोशिश करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं होती है। एक समय था नवनीत जी जब और एक शायद आपने वो स्वाति ने रिपीट किया था, आप जो बताते रहते हो और मैं भी कई बार बोलता रहता हूँ, दैट भारत में लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जस्ट इन केस उस टाइम लोगों ने नहीं सुना हो तो, कि लंबे समय में आपके पास कितनी वेल्थ होगी यह निर्धारित नहीं करेगा कि आपकी कमाई कितनी है, आप पैसा कितना बनाते हैं। लंबे समय में आपके पास कितनी वेल्थ होगी ये निर्धारित नहीं करेगा कि आप पैसा कितना बनाते हैं, ये निर्धारित करेगा कि आपका पैसा कितना पैसा बनाता है। राइट, आपका पैसा कितना पैसा बनाता है, और उसमें आप हमारे जैसे लोगों की सहायता ले सकते हैं। पैसा आपका कितना पैसा बनाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और पैसे से पैसा बनाने की ज़रूरत के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अच्छा एडवाइज़र है, अच्छे फंड से, तो आप वेल्थ आसानी से बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि लॉन्ग टर्म में हम ये कहते हैं कि वेल्थ बनती है, बात सही भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब कितना लॉन्ग टर्म? मतलब आजकल तो बहुत लोगों को तो ये लगता है कि महीने भर रख लिया स्टॉक तो लॉन्ग टर्म हो गया, 3 महीने 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब क्या व्यू रखा जाए, किस चीज़ को हम लॉन्ग टर्म समझें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो बफेट, वॉरेन बफेट से पूछा था कि व्हाट इज द टाइम, व्हेन इज द टाइम टू सेल द स्टॉक, और व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड, एंड ही सेड फॉरएवर। आपको किस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ लॉन्ग टर्म, राइट। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, आपके 30-35 साल की उम्र है, आपने एसआईपी करनी चालू करी, तो आप अगले 25-30 साल जब तक आप कमा रहे हैं तब तक आप एसआईपी करते हैं, निवेश करते हैं, और उसके बाद अगले 30-40 साल बाद आपको पैसा, 30-40 साल तक के लिए पैसा चाहिएगा, तो तब आप उस पैसे को चाहे सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान करें या जिस भी तरीके से उस पैसे को यूज़ करें, वो करना है। एंड ये कई बार मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि सर मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर, मैं कोई बेचने नहीं वाला हूँ, मैं वो 3-5 साल रखूंगा। मतलब 5 साल बाद आप क्या करेंगे? 5 साल बाद हम ऐसी कंट्री में जहाँ आपकी इनकम ज़्यादा ही होएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही होएगी, आपकी एस्पिरेशन ज़्यादा ही होएगी, राइट। तो और जैसे हमारे यहाँ जो परिवार है, जब फैमिलीज़ को हम मिलते हैं, पंकज मिलते हैं, फिरोज भाई मिलते हैं, तो जो हमारी फैमिलीज है मैं उनको बोलता हूँ कि भारत में लाइक आपको कितनी सी फैमिलीज मिलती है जहाँ पे 3rd और 4th जनरेशन की हिस्ट्री है।
आप जापान में जाएंगे आपको फैमिलीज मिलेगी जिनकी 1000 साल की हिस्ट्री है। यूरोप में जाओगे 500-600 साल तक वो फैमिली की एक हिस्ट्री है, उन्होंने निवेश किया था और आज भी उनको पता है। मुझे लगता है कि जो आज फैमिलीज हैं, परिवार हैं, उनको ऐसे सोचना चाहिए कि आज हम हमारे लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, अगली जनरेशन और अगली जनरेशन से भी नहीं, वो आपके अगली मेरे समय में जनरेशन के ठीक लिए। था नवनीत जी, आपके मेरे समय ये में आ रहा हमारे है धीरे धीरे, मुझे ऐसा आजकल की लगता है कि जनरेशन को तो आज तक ऐसा था कि बाजार में, हम भी बाजार में, आज भी मैं तो लकी था 11 साल की उम्र में मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, तो बाजार को देख रहा हूँ मैं ये। पर फिर भी बहुत सालों तक, दशकों तक भी नहीं समझ आया कि ऐसे निवेश करते हैं। हम भी यही देखते रहे, तो अब 84 में मंदी देखी, 85 में तेजी देखी, 90-91 में मंदी देखी, 92 में तेजी देखी, हमेशा ऐसा ही लगता था। 99 में मंदी देखी, 2000 में वापस, वो 99-2000 में तेजी देखी, फिर मंदी देखी, तो यार नहीं नहीं, वो तेजी मंदी ऐसे ही साल 2 साल बाजार चलता है, फिर मंदी रहती है। अब जब 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, इतने सारे फंड हैं जहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, मुझे लगता है अब धीरे धीरे विश्वास आने लग जाएगा। पूरी इंडस्ट्री में इसी पे लगे हुए हैं अनिल जी, ताकि लोगों को समझ आए कि आज जो निवेश कर रहे हैं वो दशकों के लिए कर रहे हैं, सालों के लिए नहीं, नहीं कर लेकिन रहे हैं। ये जो आजकल नई जनरेशन है जेन जी, इनको तो लगता है मैं कमा रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसका फ़ायदा मुझे ही मिलना चाहिए। मैं पीछे से कहाँ सोचना है इतना लंबा। तो उनको भी वो चाहिए, तो उनको भी बहुत बड़ा है। अगर वो आज 25, एक तो बहुत अच्छा है जो जेनजी जो मुझे बोलते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को कितनी एस्पिरेशनल जनरेशन है ये, कितनी मुझे कहूँगा एक एंगेज्ड जनरेशन है, जानना चाहती है, समझना चाहती है, निवेश करना चाहती है, रिस्क लेना चाहती है, बिकॉज उनका जो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कंट्री पे, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे बाजारों पे, तो वो रिस्क ले रहे हैं इस एज में। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करें, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बिकॉज जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज ये एज में हुँ, बहुत, मतलब थोड़े से ही लोग होंगे ऐसे जिन्होंने पहले निवेश कर लिया, बाकी तो एक जनरेशन ने पूरा एक मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। ये जनरेशन मिस नहीं करेगी इस अपॉर्चुनिटी को। और अगर वो 25 साल की एज में इन्वेस्ट कर रहा है तो भी उसको भी अगले कई दशकों तक करना है, बिकॉज उसको भी कई दशकों तक लेकिन बाद इस में पैसा जनरेशन की चाहिए। आपने सारी अच्छी नहीं, बातें ऐसा बताई। लगता है दोनों चीजें हैं, वो हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू ओनली लिव वंस, ऐसा लगता है कि नई जनरेशन है। हाँ, सबसे ज्यादा एसआईपी आज आप देखोगे काउंट्स में, अमाउंट में कम है, बिकॉज उनकी कमाई कम है, तो उनकी बचत भी कम है। सबसे ज्यादा नंबर आप देखोगे तो वो जो कोहोर्ट है, जो 18 साल से 25-27 साल वाला, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। पहले नहीं था इंडस्ट्री में, राइट। एवरेज एज 40 के ऊपर की थी जो निवेशकों की थी, तो वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ एक्चुअली, ये जनरेशन बहुत फास्ट है हर चीज़ में, सोच में, एग्जीक्यूशन में, रिस्क लेने में, है ना? पैसा लगाने में भी डरते नहीं और रिटर्न भी फटाफट चाहिए। तेज़ी होनी तो भी जल्दी हो जाए, मंदी होनी तो भी होके ख़त्म हो, राइट? तो ये 2020 के बाद से जो नए अभिमन्यु उतरे हैं महाभारत में के चक्रव्यूह में, अब इन्होंने कोई ढंग-ढांग की पहली बार ये थोड़ा-सा छोड़ छोड़ दो, अभी 5-7 महीने हल्की-फुल्की मंदी देखी है, बड़ी देखी नहीं है। ये जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बनाना चाहते हैं और थोड़ा कम मेहनत से भी। इनके लिए क्या मैसेज है? आपको लग रहा है अभिमन्यु, मेरे को लग रहा है कृष्ण है सब। ये देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार विकल, सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। आई सी अ कॉन्फिडेंट जनरेशन। मुझे लगता है कि आप एक तो बच्चियों को देखो, छोटी बच्चियों को देखो आज आप, मतलब कहाँ से वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ मतलब वो अलवर डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, काम कर रही है। मेरे ऑफिस में देखता हूँ, मुझे लगता है ये भविष्य है भारत का। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा ना 25-30-50 साल के लिए इस देश में, तो मैं बच्चों को देख करके करता हूँ, और खास करके बच्चियों को देख करके करता हूँ। वो कर रहे हैं बिकॉज उनमें एक एक्साइटमेंट है, और उनके अंदर एक, जैसे मैंने कहा कि एंगेज होना है उनको। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो आपको देखते हैं, वापस आपसे सवाल पूछते हैं, ये क्यों नहीं करूं, क्यों मैं फ्लेक्सी कैप ही लेऊं, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा, तो ये सेक्टर पे व्यू है, मैं सेक्टर फंड क्यों नहीं लेऊं, मैं ये क्यों नहीं करूं। पर अच्छा है वो, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक उनके अंदर एक ऑप्टिमिज्म है, उनके अंदर एक रिस्क एपेटाइट है, बिकॉज उनका एक पॉजिटिव, मैं कहूँगा कि नजरिया है वो। अब सब होने के बाद लास्ट में मुझे लगता है अल्टीमेटली निर्वाणा एक ही जगह, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, अल्टीमेटली आ जाएंगे वहाँ। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ ये जनरेशन पे। चलिए अच्छी बात है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। नहीं तो जनरली आजकल लोग ये सोचते हैं कि सबको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, फटाफट पैसे अरे बनाने हैं। मेरे पापा भी यही बोलते थे, हमारे टाइम में ऐसा हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर मैं पूछा, पापा आपके टाइम में दादाजी थे, वो बोले वो भी यही बोलते थे यार, हमारे टाइम में ऐसा था, तुम क्या कर रहे हो। सो हर जनरेशन को ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट जनरेशन में वैसा ही लगता है। आइए, आपने कहा कि सवाल जवाब बहुत करते हैं, क्यूरियस है, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नवनीत जी से पूछ सकते हैं, और जो सवाल पूछना चाहे हाथ खड़ा करें। जी, आइए यहाँ। जो माइक पहुँचाएंगे।
Good evening. Good evening. जी Good evening, sir. I'm Praful Lale. I want to ask you the questions, the same question you asked, sir, about the short-term investment. Now, define properly what is short-term investment and a long-term investment. See, this is differing from person to person. The person's income from this to this to this to this to this, and then that becomes the duration of his investment in stocks or mutual fund. Now take the case of stocks. Everybody is not aware of the stocks. What are the stocks? Which will go up, which will go down. There are various media agents, whether they are genuine or they are false. They guide you on a WhatsApp. So the WhatsApp pics are very, very doubtful. You cannot believe on that. You cannot accept Right. that at the right time. So you need to have a proper advice. You need to have a proper guidance. Right. And for that purpose, this particular short-term, long-term differs from person to person. So how do we combat with the situation like this? Risk. Nobody knows. Okay. You go to an investment manager or a bank or some company which you get the advice and you invest and relax. Okay. That is not the point. If you are, sir has rightly pointed out, you have to have a goal, proper goal. For what purpose you are investing? That is a very important thing which is required for every person. Thank you. So you want to know what's the difference between short term and long नहीं, term? वो इन्होंने बहुत सही कहा आपने कि वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। मेरे लिए जो शॉर्ट टर्म है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपके लिए जो शॉर्ट टर्म है वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है। आप निवेश किसके लिए कर रहे हैं? या तो आप प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं कि जस्ट मेरा जो पैसा है वो प्रिजर्व रहे, या इनकम जनरेशन के लिए कर रहे हैं, या वेल्थ क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। और तीनों के लिए अलग अलग टाइम होगा। किसी को साल 2 साल के लिए निवेश करना है, किसी को लंबे 3-5 साल के लिए करना है, और किसी को वेल्थ क्रिएशन करना है तो लंबे समय के लिए करना है। तो वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। और इसके लिए आपने सही कहा कि वो एक अच्छा एडवाइज़र होगा जो आपको समझेगा, आपकी ज़रूरतों को समझेगा, आपके रिस्क एपेटाइट को देखेगा। कई बार ऐसा होता है, अरे आप कंजर्वेटिव हैं कि मॉडरेट हैं कि एग्रेसिव हैं, पर वो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर जब बाजार गिरा सितंबर से मार्च के बीच में, कितना गिरा अनिल जी? करीब 17-18%। स्मॉल मिड कैप गिर गए। तो अगर आपका 10 लाख रुपए का निवेश है और वो 8 लाख रुपए आपको स्टेटमेंट में, क्या आप ऐसे झेल सकते हो ऐसा वॉलेटिलिटी 20% के ऊपर नीचे 6 महीने के पीरियड में? तो फिर आपका एक अलग तरह का प्रोफाइल बनेगा। तो इसीलिए एक एडवाइजर की, डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सभी को। मेरा नाम जी आ रहे आपकी आवाज़। हेलो जी मेरा नाम बिपिन गला है और मैं एक स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मुझे ये पूछना था कि एक स्मॉल इन्वेस्टर है, वो निफ्टी बीज है, फार्मा बीज है, बैंक बीज है, उसमें इन्वेस्ट करे तो क्या वो सही है? और सेंसेक्स और निफ्टी, सेंसेक्स कभी 1 लाख पार होगा और निफ्टी कभी 50,000 का पार होगा, वो जानना है। ओके, तो एक तो आप ये जानना चाहते हैं कि क्या अलग अलग इंडाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब 1 लाख पहले किसको करना चाहते हैं, सेंसेक्स को, निफ्टी को? तो बेसिकली इनका आइडिया है कि क्या वाकई में अलग अलग ETFs में या अलग अलग इंडाइसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी चॉइस है। मतलब अगर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर पैसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में होना चाहिए, सिंपल फंड में होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड हो, लार्ज कैप फंड हो, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जो इंडिया में तो बहुत अच्छा है कि क्लासिफिकेशन कर दिया है, आपको पता है क्या निवेश है उसके अंदर, तो उसके हिसाब से कर देना चाहिए। उसके ऊपर जिसको कहते हैं कि वो तड़का डालने के लिए, अगर समझ है और आपको लग रहा है कि ये सेक्टर में ग्रोथ है, तो उसमें भी आप इंडेक्स फंड, ETF, बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप उसके ऊपर कर सकते हैं। पर उसमें ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर पैसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में होना चाहिए। है जी? इंडेक्स तो बढ़ने वाला भारत है। में जब छोटा बच्चा था 400 का सेंसेक्स था, वहाँ से लाइक इतनी चीज़ें देख ली। अब समय, यहाँ पर इतने बड़े दिग्गज और बैठे हैं तो मैं पूरा समय नहीं लेना चाहूँगा। आपको बता सकूँ कितनी चीज़ें देखने के बाद वो 400 से आज 80,000 हो गया है, मेरे मतलब एक लाइफ के अंदर ही। मुझे याद है इसी BSE कन्वेंशन हॉल में शायद उस समय सेंसेक्स होता था 6,200 6,300, मतलब एक किसी बड़े ब्रोकरेज फर्म की तरफ से यहाँ पे एक इन्वेस्टर समिट हुई थी, मैं आया था उसमें, मतलब मैं दर्शक की तरह आया था। और उसमें ये बताया गया था भी कि उस समय समझाया गया कि हम अभी सब कुछ बेच रहे हैं, मार्केट बहुत बढ़ गया है, इतना महंगा मार्केट हो गया है कि
सेंसेक्स 6,500 ये कोई लेवल है, और आज देखिए इसी जगह में बैठ के 80,000 के सेंसेक्स पे लग मैं रहा अब है। अभी का बताता हूँ, अनिल जी को याद आ जाएगा, अगस्त सितंबर 2013 की बात है। Yes. तो हम कुछ सुन रहे थे टीवी पर, किसी ने, बहुत ही बड़े ग्लोबल दिग्गज ने कहा कि इंडिया तो फ्रेजाइल 5 कंट्रीज में है, इनका करंट अकाउंट का प्रॉब्लम है, इनका फिस्कल का प्रॉब्लम है, करेंसी डेप्रिसिएट होगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फिर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इलेक्शंस आएंगे, ये वो। तो मैंने अनिल जी को फ़ोन किया संडे को। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि मैं बोलूं कि अनिल जी मेरे को इंटरव्यू देना है आपको। तो अब संडे का दिन था, मैंने बोला अनिल जी एक इंटरव्यू करना है, मैं कल कहीं जा रहा हूँ लेकिन मेरे को आज ही करना है। अनिल जी वाज लाइक आल्सो वेरी शॉक्ड, बोला ऐसा क्या हो गया आज आपको, ऐसा क्या बोलना है? मैं कहा, मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं है, मेरा कोई कंपनी का डेवलपमेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है अभी। सो देन एंड ही वाज सो ग्रेशियस, ही कॉल्ड हिज कैमरामैन एंड एवरीबडी, हमारे मेरे घर पर आए। वो शायद एक ही बार आपने इंटरव्यू वो घर पे किया होगा। और फिर मैंने ऐसा ही कहा, एंड विथ ह्यूमिलिटी, नॉट लाइक ऐसा। तो किसी ने अगर ऐसा दिग्गज ने कहा कि भारत में ऐसा हो जाएगा ये वो, तो मैंने कहा डोंट फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ अ बिलियन पीपल, ओह, डोंट फाइट अगेंस्ट द माइट ऑफ अ बिलियन पीपल। मतलब वी हैव गॉन थ्रू आवर चैलेंजेस बट वी हैव सीन मैनी चैलेंजेस। मतलब ये क्या मैक्रो क्राइसिस, हमने 1991 देखा है और उसके बाद से फिर, और हर बार हमने अच्छा ही किया है। तो अभी आप 10 साल में भी देख लीजिए, हमने कितने क्राइसिस देखे, लेकिन कितने रिफॉर्म्स हुए हैं, कितना काम हुआ है, और भविष्य के लिए कितना बड़ा ढांचा हमने तैयार किया है। तो वो एक ऑप्टिमिज्म हमेशा रहना आपको चाहिए। याद है उस समय क्या लेवल से इंडेक्स, नहीं याद है मुझे। 4800 मुझे ऐसा ध्यान है, 4700-4800 का निफ्टी, हाँ, निफ्टी था। निफ्टी 4800 के आसपास था, और उस समय शायद सेंसेक्स 12 साढ़े 12,000 के आसपास था। उस दिन नवनीत जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया घर पे, और संडे को मैंने इंटरव्यू किया था कि आई एम फीलिंग सो बुलिश। और उस समय मार्केट का मूड माहौल इतना ख़राब था, सब ग्लोबल एफआईज वगैरह सब लोग हमारे मार्केट पर बेरिश थे, और वहाँ से हमने क्या तेज़ी देखी। तो ये तो समय समय की बात है, जो इसलिए आप जो विपिन जी आप जो बोल रहे हैं लेवल, आपका क्या टारगेट है, आपको क्या लेवल देखना है ये बताइए। बस 1.5 लाख वाले तो हम लेते ही नहीं सवाल। थोड़ा बड़ा वाला आए, कभी 5 लाख का सवाल आए मन में तो पूछेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वन लास्ट क्वेश्चन जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे पता नहीं वेदर दिस इज़ अ रिलेवेंट क्वेश्चन और नॉट, लेकिन जो नॉइज़ चल रहा है टैरिफ की वजह से या अमेरिकन डेट की वजह से, तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकती है, और यदि होता है तो वेयर डू वी स्टैंड एंड हमारे इन्वेस्टमेंट पे क्या असर आएगा? आई थिंक होगा शायद, मतलब ऐसा मुझे लगता है। वो 19वीं शताब्दी थी यूके की, 20वीं थी अमेरिका की, 21वीं शायद इधर होनी चाहिए एशिया की, और उसमें इंडिया विल बी अ लीडिंग कंट्री, कोई डाउट ही नहीं है। डेमोग्राफिक्स कहाँ पे है, डिजिटलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, आप डेमोक्रेसी देखिए हमारी। मतलब मैं कोई बड़े ग्रुप के पास साथ बैठा था, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के, और ऐसे कुछ बात चल रही थी अबाउट द गवर्नेंस एंड अदर थिंग्स। बोला बस हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, आई थिंक द वर्ल्ड विल लर्न डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। लुकिंग एट लाइक द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, द वे थिंग्स आर इन लास्ट वॉट एवर कपल ऑफ मंथ्स, द वर्ल्ड विल लर्न फ्रॉम इंडिया डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, सोसाइटी किसको कहते हैं, रेजिलियंस हमने क्या बिल्ड करी है, क्या इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करी है। हमको इतना गर्व होना चाहिए अपने आप पर, क्या इंस्टीट्यूशंस हम बिल्ड कर रहे हैं। $2500 पर कैपिटा जीडीपी की कंट्री, जिस तरह का सेंट्रल बैंक है, जिस तरह का मार्केट रेगुलेटर है, जिस तरह की जुडिशरी है, जिस तरह का मीडिया है, जिस तरह का कैपिटल मार्केट है, मैं 10 मिनट बोल सकता हूँ उस पर। वी नीड टू बी सो, क्या फेडरल एक जिसको कहे फेडरलिज्म है इंडिया का। इट जस्ट अनबिलीवेबल इंस्टीट्यूशंस वी हैव क्रिएटेड एट सच अर्ली स्टेज ऑफ आर ग्रोथ जर्नी। तो 100% होएगा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, और ये वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग लीड करेंगे, और वहीं जाएंगे जब हम 300 साल पहले तक थे। विश्व और गुरु। सैकड़ों सालों तक हम ही विश्व गुरु थे, हम ही सबसे बड़ी ट्रेडिंग पावर थे, हम ही सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर थे। सभ्यता और संस्कृति यहीं से निकली है, सभ्यता और संस्कृति यहीं से निकली है। ये एबेरेशन था 200-250 साल का, ये एबेरेशन खत्म हो रहा है अभी, और ऑल द साइंस आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स दैट। वी नीड, you don't realize when you are part of history. History is getting created in front of us. We are not realizing we are part of history. And एक मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, नीलेश भाई बैठे हैं इसलिए और मेरे को जोश आ जाता है, दैट प्रधानमंत्री का हम सब लोग सुनते रहते हैं, लाइक सबका साथ, सबका विकास, विकास, सबका विश्वास, चौथा किसी को याद नहीं है। चौथा क्या है? सबका प्रयास। प्रयास। 140 करोड़ अगर प्रयास करेंगे तो 100% हिस्ट्री यहीं से बदल जाएगी। बिल्कुल।
चलिए इसी के साथ नवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत समय धन्यवाद। दिया और इस वेल्थ क्रिएशन समिट में आपने अपने अनुभव के साथ किस तरह से लोगों को वेल्थ बनानी चाहिए इस बारे में बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।